भारत में टैक्सी सर्विस का नया दौर शुरू हो चुका है। भारत सरकार ने लॉन्च किया है भारत टैक्सी ऐप, जो ओला और उबर जैसी बड़ी कंपनियों को सीधी टक्कर देने आया है। हालांकि ये सरकारी ऐप इसे आप नहीं कहेंगे, बट गवर्नमेंट बैक्ड एक कोऑपरेटिव थीम पर आधारित ये ऐप सर्विस है, जिसे बड़ी कंपनियों को सीधी टक्कर मिलेगी। इस ऐप का ट्रायल पूरा हो चुका है और अब आम लोग अपने मोबाइल पर इसे डाउनलोड करके आसानी से टैक्सी बुक कर सकेंगे। हालांकि अभी शुरुआती चरण है, पूरे देश में अलग अलग बड़े शहरों में इसे रोल आउट होने में अभी और समय लगेगा। लेकिन बड़ी राहत की बात यह है कि किराया किफायती होगा, ड्राइवर से कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जाएगा, कमीशन फ्री है ये। तो क्या ये ऐप आपके सफर को और सस्ता बनाएगा? और जो ऑनलाइन टैक्सी, ऑनलाइन जो कार्स का जो पूरा ताना बाना इकोसिस्टम जो पनपा है पिछले 5-10 सालों में, और जो असुविधाएं और जो नए किस्म के चैलेंजेस एक आम मुसाफिर ने भुगते हैं, क्या उनका जवाब भारत टैक्सी होगी? आज हम इसी पर करेंगे चर्चा। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। पहले ये रिपोर्ट देखिए, मैं मेहमानों के साथ लौट रहा हूं। भारत में इस समय एक नए टैक्सी ऐप की खूब चर्चा हो रही है। ये नया टैक्सी ऐप भारत सरकार ने लॉन्च किया है। इसका नाम भारत टैक्सी ऐप है। ये ऐप आपको पूरे देश में सुविधाजनक टैक्सी सेवा देने के लिए लाया जा रहा है। इसकी शुरुआत सबसे पहले दिल्ली एनसीआर से की जा रही है। भारत टैक्सी ऐप ओला, उबर और रैपिडो जैसी प्राइवेट कंपनियों को सीधी चुनौती देने वाला है। इस ऐप के आने से मार्केट में प्राइवेट कंपनियों का एक तरफा दबदबा खत्म हो जाएगा। अगर इसका मॉडल जमीन पर पूरी तरह सफल रहा तो भारत की कैब इंडस्ट्री के साथ ड्राइवरों का भी पूरा खेल बदल सकता है। खुद गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा कि ये ऐप ड्राइवरों को प्राइवेट कंपनियों की गुलामी से आजाद करेगा और उन्हें सीधे ग्राहकों से जोड़ेगा। भारत टैक्सी का संचालन शाहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। इस ऐप को केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के साथ एनसीडीसी, इफ्को, अमूल, क्रिबको, नेफेड, नाबार्ड, एनडीडीबी और एनसीईएल जैसी दिग्गज संस्थाओं का समर्थन मिला हुआ है। ये एक यूजर फ्रेंडली मोबाइल ऐप होने वाला है। अभी तक दिल्ली और गुजरात में इससे 51,000 से ज्यादा ड्राइवर जुड़ चुके हैं। इस ऐप में आपको सुरक्षा के लिए बैंकिंग ऐप्स जैसा एमपिन वाला फीचर देखने को मिलेगा। हालांकि अभी ये ट्रायल मोड में है और दिल्ली, गुजरात जैसे इलाकों में इसका टेस्ट चल रहा है। इस ऐप में कंपनी ने एक पारदर्शी किराया सिस्टम लाने का वादा किया है, जहां अचानक से दाम नहीं बढ़ेंगे। भारत टैक्सी में कमीशन 0% होगा। इस ऐप में ड्राइवर को उसकी मेहनत की कमाई का 100% हिस्सा मिलेगा। ये टैक्सी ऐप आपको व्यस्त समय के दौरान बढ़े हुए किराए यानी सर्ज प्राइसिंग के तनाव से मुक्ति दिलाएगा। भारत टैक्सी की सबसे खास बात उसमें मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स हैं। ये ऐप सीधे दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। इसमें आपको 24/7 कस्टमर केयर सपोर्ट और लाइव लोकेशन शेयरिंग वाला फीचर मिलने वाला है। इसमें आपको बाइक, रिक्शा, टैक्सी या बड़ी गाड़ी के लिए अलग अलग ऐप्स रखने की जरूरत नहीं है। अब देखना यह है कि भारत का ये नया सफर लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारे साथ जुड़ चुके हैं खास मेहमान। स्वागत करते हैं मलिक पटेल जी का, वाइस प्रेसिडेंट, बस एंड कार ऑपरेटर्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया, BOCI टूरिस्ट टैक्सी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे पटेल साहब। हमारे साथ हैं बिजॉन मिश्रा, जाने माने कंज्यूमर पॉलिसी एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा सर आपका भी हमारे शो पे। पटेल जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर रहे हैं। बहुत कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हैं ऑनलाइन कैब एग्रीगेटर सर्विसेज को लेकर हिंदुस्तान में, और ये समय के साथ साथ चुनौतियां और समस्याएं दोनों बढ़ी हैं। होता अक्सर ये है कि किसी आइडिया के एक बार इम्प्लीमेंट होने के बाद चुनौतियां भी ख़त्म होती हैं शनह शनह, और दिक्कतें भी ख़त्म होती हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में कम से कम ऑनलाइन टैक्सी के मामले में ये दिक्कतें लगातार बढ़ी हैं। क्या उनका जवाब भारत टैक्सी है? नमस्कार। भारत टैक्सी जवाब बिल्कुल हो सकता है, पर इफ़ेक्टिव होना चाहिए। कोई भी अगर आप कंट्री देखते हो या सिटी देखते हो, उसके प्रोग्रेस के लिए हमेशा एक प्राइवेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ऐसा कुछ तो भी बहुत ज़रूरी होता है। और अगर ये इफ़ेक्टिव अगर गवर्नमेंट करके दे सकती है ओला उबर के सामने, तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक ये लोगों के लिए राहत भर हो सकता है। एब्सोल्युटली। लेकिन इफेक्टिव करने के लिए तो बहुत सारी अभी
इश्यूज हैं सर? अभी तो ये शुरुआती चरण में ही है। अभी इनको तमाम शहरों में पूरी तरह से रोल आउट करने में, हालांकि अभी क्योंकि ट्रायल फेज ही था और सरकार का ये मानना है कि भाई बड़े उत्साहजनक इसके नतीजे आए ट्रायल फेज में। तो आपको लगता है कि जो अभी जो इनिशियल लिमिटेड अवेलेबिलिटी है और चंद शहरों में है, वो उस स्केल पर जा पाएगी जिस स्केल में ओला, उबर, रैपिडो हैं? पटेल साहब, भारत सरकार को आश्वासन देना पड़ेगा ड्राइवर कम ओनर जिनको इन लोग रोप इन करना चाहते हैं सिस्टम में। अगर भारत सरकार उसको आश्वासन देती है कि तुझे टाइम टू टाइम पेमेंट मिलेगा, तुझे बिजनेस उतना जनरेट होगा, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती है इसको रोप इन करने में और इसके नंबर्स बढ़ाने में। यह तो ओवरनाइट काम हो सकता है गवर्नमेंट के लिए, बट खाली आश्वासन चाहिए और टाइमली पेमेंट हो और बिजनेस हो, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर ये जनरेट करके दोनों चीज़ें उसको दे सकती हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखती। दूसरा, आपने बताया कि शायद उसमें कमीशन भी नहीं लेगी गवर्नमेंट। यह बहुत बढ़िया बात है ड्राइवरों के लिए कि उनका कम से कम 25 से 30% आज जो ओला उबर शायद लेके जाती है, ये सारे पैसे बच जाएंगे। और ये सारे पैसे बचने के बाद में मुझे लगता है अगर इसका रेट कॉम्पिटिटिव रख सकते हैं, ओला उबर से कम या उसके उतना भी रख सकते हैं, तो भी लोगों को गवर्नमेंट की टैक्सी सर्विस पे शायद विश्वास ज़्यादा होगा ओला उबर से। आपने सही कहा, लेकिन आपने बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा भी उठाया कि गवर्नमेंट की बैकिंग है तो लोग भरोसा तो करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट शब्द जैसे ही आता है ना, तो पेमेंट वगैरह की दिक्कतें अपने आप दिमाग में घूमने लगती हैं। पेमेंट होगा, टाइम पे है, नहीं होगा। बेजॉन सर, आपको लगता है कि गवर्नमेंट का टैग आश्वासन के लिए तो अच्छा है, एक ब्रांडिंग के लिए एक भरोसे का प्रतीक तो है, लेकिन गवर्नमेंट जिस हिसाब से काम करती है और जिस हिसाब से आज की ज़रूरत है कैब एग्रीगेटर सर्विसेज में, वो मैच हो पाएगा सर? देखिए दीपक भाई, हमारा जो परिभाषा है उस परिभाषा में पब्लिक प्राइवेट नहीं है। हमारे परिभाषा में एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट सेक्टर्स होते हैं। उसी हम गवर्नमेंट सेक्टर में भी एफिशिएंसी देखे हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी इनएफिशिएंसी देखे हैं। करेक्ट। तो पब्लिक प्राइवेट पे नहीं हम लोग को ज्यादा जोर लगाना चाहिए। हम लोगों को ये जोर लगाना चाहिए कि सरकार ने एटलीस्ट हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने एक करेज लेकर कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर में ये जो शुरुआत किया, इससे उपभोक्ताओं को एक विकल्प आएगा, उनके पास एक चॉइस होगा और उस चॉइस को जो जब वो अपनाएगा और उनका मतलब एक्सपीरियंस बढ़िया होगा तो नेचुरली वो इस पे ज्यादा उसको प्रमोट करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जिनको भी जोड़ रहे हैं, टैक्सी ड्राइवर हो, टैक्सी ओनर्स हो, जिनको भी वो जोड़ रहे हैं, उनको एक चीज का बहुत ध्यान रखना होगा, क्वालिटी ऑफ सर्विस। यदि क्वालिटी ऑफ सर्विस बढ़िया हो तो वो ओला, उबर, रैपिडो, कोई भी प्राइवेट सेक्टर आ जाए उसको बीट कर सकेगा। और आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में ये भी बताया कि 24/7 हेल्पलाइन नंबर रहेगा। इट हैज टू बी वेरी कंज्यूमर फ्रेंडली। वो हेल्पलाइन नंबर ऐसा मतलब मददगार होना चाहिए कि हर एक व्यक्ति ये विश्वास करेगा कि एक तंत्र काम करता है। रात को 2 बजे भी वो लोग जगते हैं, रात को कोई भी टाइम में आप फोन करो तो वो मदद करते हैं। तो इस ढंग का क्वालिटी सर्विस कोऑपरेटिव सोसाइटी में लाना अनिवार्य है। कई कोऑपरेटिव सोसाइटी के पहले जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे अर्लियर गवर्नमेंट, वो सारे फेल हो गए। जितने हाउसिंग सोसाइटी बोलिए, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी, बैंक्स बोलिए, सब जर्जर हो गए, सब बंद होने का मतलब जगह पे आ गए हैं और काफी पब्लिक मनी और टैक्स पेयर के पैसे उसमें डूब गए। अब ये नहीं होना चाहिए। उससे सीख कर ये जो अभी एक्सपेरिमेंट शुरू कर रहे हैं अमित शाह जी ने, उसको लागू करवाना चाहिए और अच्छा कंपटीशन लानी चाहिए ताकि कंज्यूमर को सही वक्त में सही ढंग से टैक्सी मिले, सही कीमत में। और इसके लिए बहुत जरूरी होगा। अब हालांकि इन्होंने इसको पूरी तरह से सरकारी तो नहीं है, कोऑपरेटिव है, गवर्नमेंट बैक्ड जरूर है, लेकिन पूरी तरह से गवर्नमेंट नहीं है। तो इसलिए हम ये उम्मीद भी इसमें करते हैं कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है और ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस कम से कम होगा और एक अफेक्टिंग ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस जो चाहिए होती है किसी भी स्टार्टअप के लिए, किसी भी क्षेत्र का हो, वो होना बड़ा ज़रूरी है।
अब अगर फंस गए आप सरकारी चक्करों में तो फिर बंटाधार होना फिर अवश्यंभावी हो जाएगा। एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संजय सम्राट जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रेसिडेंट दिल्ली टैक्सी टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एंड टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन। संजय जी बहुत बहुत स्वागत है। आपको कैसा लगा आइडिया संजय जी? और ये भारत टैक्सी जो है, ये ऑनलाइन जितने भी कैब एग्रीगेटर्स हैं, इनकी वजह से जो परेशानी, लास्ट मिनट में जो प्राइसेस का सर्ज, ड्राइवर्स की बदतमीजी, और कभी कभी ड्राइवर्स पर भी अत्याचार करते हैं ये लोग, कभी कभी क्या बहुत बार कि ड्राइवर्स खुद परेशान रहते हैं, इन सारी समस्याओं का हल क्या आप भारत टैक्सी को देख रहे हैं? सर मैं पहले एक बात बता दूं आपके माध्यम से कि ये भारत टैक्सी से कंफ्यूजन पैदा ना करें ड्राइवर्स और जो हमारे दिल्ली भारत की जनता है। हाँ। कि ये कोई भारत सरकार का ऐप नहीं है, ये सहकारी ऐप है जिसको सपोर्ट हमारा जो मंत्रालय है वो कॉर्पोरेट अफेयर्स जो हमारा वो सपोर्ट कर रहा है। करेक्ट। ये एक तरीके से जैसे अमूल डेयरी है, अमूल मक्खन है, नेफेड है, ये प्राइवेट एक तरीके से है कि ये सब लोगों की भागीदारी से ये कंपनी कोऑपरेटिव है। हाँ जी, ये मैं हाँ कोऑपरेटिव है। इस बात को आप पहले ये कंफ्यूजन ना हो पूरे हिंदुस्तान के अंदर ड्राइवर्स में भी और जनता में कि ये भारत सरकार का कोई ऐप आ गया, भारत सरकार ने निकाल दिए। सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि एक अच्छी बात है जो हमारे गृह मंत्री साहब ने ये ऐप निकाला है, इससे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो ओला उबर की जाती थी वो कम होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि जिस प्रकार से ओला उबर आई थी उन्होंने भी बड़े लालच ड्राइवर्स को दिए थे, बहुत सहूलियत बोली थी उन्होंने कि बहुत सारी सहूलियत हम देंगे, लेकिन लास्ट में वही लूट खसोट का मामला शुरू हो गया था। अब क्योंकि ये भारत सरकार द्वारा सपोर्टेड है तो इससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे लिए काम करेगी। लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं संशय है क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक जो चाल चली जा रही है, एक तरीके से एक षड्यंत्र भी कह सकते हैं कि पहले ये सीएनजी गाड़ियों को, पहले डीजल गाड़ी इन्होंने बंद करी और सीएनजी गाड़ी लोगों की मजबूरी में खरीदवाई। अब इनकी कोई प्रोग्राम ये भी हो सकता है कि ये सब चालू करने के बाद इनको मजबूर करेंगे ड्राइवर्स को कि आप भाई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो, और इलेक्ट्रिक गाड़ी दिल्ली की जनता के लिए, ड्राइवर्स के लिए कैंसर है सर, ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अरे ये तो आपने बड़ा इंपॉर्टेंट इनपुट दिया है। अब हमें जरा विस्तार से समझाइए सर कि आप, ठीक है ये गवर्नमेंट बैक्ड है, इसमें कई तरह के संशय होंगे ही, स्वाभाविक है जो आप बता रहे हैं, लेकिन आप जो बता रहे हैं कि इसमें भी एक षड्यंत्र हो सकता है, वो आपको क्यों लग रहा है? सर ऐसा है कि अगर आप देखो, मतलब एक बड़ी बात बता रहा हूँ, दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ा हुआ है, लाखों प्राइवेट बाइक हिंदुस्तान की सरकार ने गडकरी साहब के सपोर्ट से, दिल्ली सरकार की सपोर्ट से लाखों बाइक जो नॉर्मल जो कभी नहीं चलती थी, आज आप हर मेट्रो स्टेशन में, हर गली में पोर्टर वाला लाखों बाइक चल रही है जिससे पॉल्यूशन बढ़ रहा है। एक बात ये हो गई। अब इन्होंने क्या करा कि जितनी सीएनजी गाड़ी थी, डीजल गाड़ी थी, पेट्रोल गाड़ी थी, वो सामान लोडिंग के लिए दे दिया इनको कि भाई आप सारा कहीं पे भी सामान ला जा सकते हो, एक तरीके से प्राइवेट बाइक वालों को दे दिया। अब इन्होंने मैंडेटरी क्या करा है कि आप 1 तारीख से 1 जनवरी से सारी इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदोगे। तो ये कहीं ना कहीं हमें साजिश लगती है सर, ये इलेक्ट्रिक गाड़ियां हमारे को जबरदस्ती लादा जा रहा है। ये हिंदुस्तान की जनता के लिए ये प्रदूषण के हिसाब से बहुत खतरनाक चीज है जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां। कैसे सर? गवर्नमेंट तो कहती है एक आम आदमी, सम्राट जी गवर्नमेंट तो कहती है, एक आम आदमी तो समझता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे तो पर्यावरण के लिए बड़ा अच्छा होगा, एक आम आदमी की सेहत के लिए बड़ा अच्छा होगा। आप इसे कैंसर क्यों कह रहे हैं? अच्छा, सम्राट जी के साथ नेटवर्क का थोड़ा इश्यू आ रहा है, एक फटाफट एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। बहुत दिलचस्प इनपुट सम्राट जी ने इसमें ऐड करे हैं, उन चिंताओं को भी समाहित करेंगे, क्योंकि अगर ड्राइवर्स को या ड्राइवर से जुड़ी हुई या ट्रांसपोर्टर से जुड़ी हुई एसोसिएशंस को इस पूरे आइडिया में थोड़ा भी शक है या कुछ शक की गुंजाइश बनती है तो उसे टटोलना बड़ा ज़रूरी है और उन्हें दूर करना भी बड़ा ज़रूरी होगा अगर हम इसको ओवरऑल इस पूरे इकोसिस्टम को सक्सेसफुल देखना चाहते हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुकता हूँ और नाज़िर हूं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संजय सम्राट जी, आपने कहा कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का पूरे सिस्टम में ये पूरा का पूरा आइडिया कन्वर्ट हो जाएगा
और वो एक तरह से कैंसर की तरह है। हमें तो ये कहा गया है कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक जो पूरा ताना बाना है ईवीज का, वो तो इंसान और प्रकृति दोनों के हित में है। आप कैंसर क्यों कह रहे हैं इसे? सर कैंसर इसलिए कह रहा हूं कि जो ये बैटरियों से धुआं निकलता है, ये जो बैटरी डंप होगी, जब ये खराब होगी तो ये बैटरी पृथ्वी के अंदर कहीं पे ये डंप नहीं हो सकती पूरी तरीके से। ये कहीं ना कहीं जो हमारा भूजल है उसमें जाएंगी, उसमें मिलेंगी, ये कहीं ना कहीं हमारे को दिक्कत देगी और इनसे कैंसर जैसी बीमारियां पैदा होंगी। तो और अगर आप ये कहें कि ये जो बैटरियां हैं ये चार्ज किससे होती हैं, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, शुरुआत में जो चार्जिंग के लिए दिया था इन्होंने एक नॉर्मल चार्जेस दिया था कि भाई आप नॉर्मल गाड़ियों को चार्ज कर सकते हो, जो बिजली की जो दर होंगी वो कम आएंगी। अब कमर्शियल के लिए इन्होंने एक अलग कंसेप्ट बना दिया है। एक तरीके से ये भारत की जनता को दूसरे तरीके से बट अगेन चलिए ठीक है, अब इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे कि ईवी पर्यावरण के लिए अच्छा है या नहीं है। चर्चा हमारी मूल आज भारत टैक्सी पर है। अब भारत टैक्सी और ईवी को लेकर आपका डर क्या है? आप बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि भारत टैक्सी को बाद में ईवी मैंडेट कर दिया जाएगा, मैंडेटरी कर दिया जाएगा ईवीज? यार सर पहले हो चुका है ना, ये बात पहले हो चुका है, ये वाली बात, हाँ ये बात पहले हो चुकी है, हाँ ये बात पहले हो चुकी है और ये इस तरीके से है, ये सारा काम हमारा इन्होंने करा है पहले हम। नहीं आप एक तो नेटवर्क का बहुत बड़ा इशू आ रहा है। सम्राट जी थोड़ा नेटवर्क इशू ठीक करिए ना, आपसे बहुत सारे सवाल पूछने का मन कर रहा है। बट इस बीच में हमारे साथ जो और मेहमान जुड़े हुए हैं हम उनके पास चलते हैं। मलिक पटेल साहब आपके पास आ रहा हूँ। आप सर समझ पा रहे हैं क्या वाकई में जो ड्राइवर्स एसोसिएशंस या दूसरे जो एसोसिएशंस हैं, बहुत सारे शक हैं इनके दिमाग में, तो ऐसा क्या आपको लग रहा है कि जो गवर्नमेंट का आउटरीच रहा है इस पूरे मामले में स्टेक होल्डर से बातचीत करने का, वो कहीं अधूरा तो नहीं रह गया सर? नहीं, वो बिल्कुल अधूरा रह गया है, क्योंकि आज समझो अगर उनको दिल्ली जैसी सिटी में अगर ये चालू करना था, आई डोंट थिंक उन्होंने अभी तक उन लोगों को रीच किया है, बड़े बड़े एसोसिएशन जो बड़े बड़े खिलाड़ी है उनको क्या उनको अप्रोच करके पूछा था क्या आपको इंटरेस्ट होगा क्या, ऐसी सर्विस अगर हम चालू करती है, गवर्नमेंट चालू करती है, तो आप इसमें जुड़ना चाहोगे या तो आप हमारी मदद करोगे लोगों को जोड़ाने में? बहुत से लोग हैं जो ड्राइवर कम ओनर हैं, जो डीसीओ मॉडल में गाड़ियाँ चलाते हैं, वैसे ओनर शायद गवर्नमेंट को मदद भी करेंगे इस मॉडल में आगे बढ़ने के लिए। अगर 2 पैसा उनको कमाने को मिलने वाला है तो मुझे नहीं लगता कोई पीछे हटेगा। लेकिन बार बार मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि गवर्नमेंट को पेमेंट की लेके ड्राइवरों को अश्योरिटी क्या रहेगी, क्योंकि आज अगर एक ड्राइवर गाड़ी खुद के पैसे से ख़रीद के चलाता है तो उसे फ्यूल का पैसा निकालना है, उसे रोज़ का वेर एंड टेयर का पैसा निकालना है, उसे ईएमआई निकालना है और उसके बाद चलकर उसका घर चलाना है। नहीं, इसमें पटेल साहब इसमें मॉडल क्या है? इसमें पटेल साहब मॉडल क्या है? मैं थोड़ा सा समझाएंगे अगर आपको मालूम है इस बारे में मॉडल क्या है। मतलब मैं अगर भारत ऐप से जुड़ना चाहता हूँ, भारत ऐप के बारे में जानकारी, हाँ, तो मेरे को अपनी गाड़ी लेनी होगी क्या पहले? भारत ऐप के बारे में हाँ, आपको आपकी गाड़ी लेना पड़ेगी। आई एम श्योर ये डीसीओ मॉडल होगा, अगर ओला उबर जैसा ही मॉडल है, हाँ। जहाँ पे ड्राइवर खुद की गाड़ी खरीदता है, खुद की गाड़ी खरीद के वो आपसे जुड़ता है और आपने आखे दिन में जितना भी बिजनेस किया उसका वो शायद 1 हफ्ते में या 8 दिन में या 5 दिन में या डेली पेमेंट करते हैं। मुझे उसकी आइडिया नहीं है उबर की अब क्या कैसे चलता है, लेकिन मुझे ये बोलना है कि अगर भारत ऐप को सक्सेसफुल करना है तो डेली आदमी ने जितनी मेहनत करके पैसे कमाया हुआ है वो उसके रोज के रोज मिल जाना चाहिए, ताकि उसका इंस्टॉलमेंट मिलना चाहिए। और आप कह रहे हैं कि वो सरकारी जो कि ताना बाना होता है उसमें बड़ी दिक्कत होती है, आप सही। सम्राट जी जरा बिजनेस मॉडल बताएंगे। सम्राट जी क्या है इसमें? मतलब मैं अगर भारत ऐप से जुड़ना चाहता हूँ तो मेरे को गाड़ी कौन सी अपनी लेनी पड़ेगी या मैं हायर की भी गाड़ी भी आ सकता हूँ? अगर सरकार इतनी ईमानदार है और सरकार इतना सपोर्ट करना चाहती है तो सरकारी नौकरियों में दे। जो भारत ऐप है एक तरीके से गुलामी की दूसरी तीसरी वो हो जाएगी। पहले ओला उबर आई, रैपिडो आई, जितने गाड़ी ड्राइवर है बेचारे रातों को बैठे रहते हैं, इनका दिमाग हिल चुका है वो ऐप देख देख के। ड्यूटी ये तरीका होता है कि एक ड्यूटी आई और आपने फोन उठाया और आप ड्यूटी को चले गए, लेकिन पूरे टाइम आप ऐप देखते रहते हो तो आपको न्यूरो की दिमागी तौर से आपको परेशानी हो जाएगी। कई ड्राइवरों को इससे पीड़ित हुए हैं, कई लोगों की डेथ भी हुई है। मेरी संज्ञान में आई ये बात की ये जो मोबाइल ज्यादा देखने से उनको बीमारी हो गई, क्योंकि एवरी टाइम बेचारा ड्राइवर वो ऐप देखता रहता है, ड्यूटी आती रहती है या नहीं आ रही है। तो एक तरीके से बीमारी का भी जड़ है। गवर्नमेंट को कोई और पॉलिसी बना के
जैसे मीटर टैक्सी होती है वो कॉल सेंटर बनाए और उस तरीके से वो ड्यूटियां दे लें। ये जो ऐप बेस्ड टैक्सी है कहीं ना कहीं ये सब की सब रेट को बढ़ा देती है, घटा देती है, कहीं ना कहीं ये नहीं भारत की नहीं, जनता बट सम्राट जी ये बताइए ना, गवर्नमेंट तो ये कह रही है कि भाई आपसे कोई कमीशन नहीं लिया जाएगा जो ये कैब एग्रीगेटर्स लेते हैं। नंबर 1 तो आपका बचत ज्यादा होगी। अभी 20 से 30% कट ये लोग ले लेते हैं, ओला उबर रैपिडो वाले, ऐसा कहा जाता है। नंबर 2 कोई सर्ज प्राइसिंग नहीं होगी, रेन या रश आवर में फेयर्स नहीं बढ़ेंगे, ये आश्वासन मिल रहा है। आपका मेरे ख्याल से 30% तक चीपर राइड्स मिलेंगी। कोऑपरेटिव मॉडल है तो ड्राइवर्स को ओनर्स हैं, तो जब को ओनर्स हैं, पार्टनर्स नहीं है। वो ओला उबर रैपिडो कहते हैं पार्टनर्स, यहाँ पे गवर्नमेंट को ओनर्स कह रही है। तो इस मॉडल में ऐसा प्रतीत होता है, जैसा सरकार दावा कर रही है, कि इसमें ड्राइवर के लिए भी ईज होगा और एक यात्री के लिए भी ईज होगा। तो आप इतने शक क्यों कर रहे हैं इस पे? सर एक्चुअली क्या है कि जो भी सरकार पॉलिसी बनाती है वो हिडन होती है, वो दिखाई नहीं देती, यही खासियत है। आज तक आप हिंदुस्तान में देख लो, अभी तक ट्रांसपोर्ट रोड को बट आप जनरलाइज नहीं सम्राट जी, मैं आपकी आपत्तियों को समझ रहा हूं सम्राट जी। सम्राट जी सुनिए ना, मतलब डर तो हमारे अंदर है, वो हम सम्राट जी मैं आपकी आपत्तियों को समझ रहा हूं, लेकिन फैक्ट बेस बताइए ना कोई, क्योंकि ट्रायल फेज में क्या भारत ऐप के साथ ट्रायल फेज में कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो जो आप एविडेंस के तौर पर, जनरलाइज तो आप बहुत सारे आरोप लगा देंगे, उनका कोई मतलब नहीं है सर। आप बताइए फैक्ट बेस्ड कुछ एक्सपीरियंसेस हैं क्या? सर मेरा तो कहना यह कि ये बेस्ट होनी नहीं चाहिए कुछ भी। आप उनको मीटर से चलाइए गाड़ी। दिल्ली सरकार द्वारा वो मीटर किराया तय है, वो सारी गाड़ियों को, ओला उबर हो चाहे ये सब गाड़ियां जो चलती हैं, जो इनको परमिट मिलते हैं, वो दिल्ली सरकार से मिलता है। लेकिन जो ये ऐप बेस्ड है यही गलती है। कहीं ना कहीं आज आश्वासन दे रहे, कल को इनकी गारंटी नहीं। मैं समझ गया सर, सम्राट जी मैं समझ गया आपकी बात। दरअसल आप एब्सोल्युटली सर, नहीं मैं आपकी बात को समझ गया। दरअसल आपके साथ जो डिबेट हो रही है वो हो रही है कैब एग्रीगेटर ऑनलाइन सर्विसेज वर्सेस ऑफलाइन कैब सर्विसेज, क्योंकि आप ऑफलाइन कैब सर्विसेज के एसोसिएशन के नुमाइंदे हैं, तो आप पूरा जो चर्चा का विमर्श है उस तरफ कर रहे हैं। बट बहरहाल अच्छे इनपुट्स हैं आपके, सरकार को इसको भी संज्ञान में लेना चाहिए। अच्छे इनपुट दिया आपने बेजॉन मिश्र सर। लेकिन आपको क्या लग रहा है, ये पूरी चर्चा क्या भारत टैक्सी ऐप को सक्सेसफुल होने की दिशा में, कहीं आपको लग रहा है कि ये सारे सवाल भी आएंगे गवर्नमेंट के सामने? नहीं, देखिए दीपक भाई, आपको समझना होगा कि कोई भी व्यापार को शुरू करने के पहले उसको अच्छी ढंग से समझकर, उसका जितना रूपरेखा है, उनका तंत्र है, उनको उस ढंग से करना चाहिए जो जिसका अनुभव है लोगों में, जो इस काम को जानते हैं। तो एक्सपर्ट्स को एंगेज करके भारत टैक्सी को उस ढंग से अपना मतलब फ्रेमवर्क बनाना चाहिए, अपना तंत्र बनाना चाहिए, अपना प्रोसेसेस को बनाना चाहिए कि कंज्यूमर को चॉइस मिले। इसी आज आप वर्ल्ड भर में चले जाइए, हर एक उपभोक्ता ये चाहता है कि हम ऐप में टैक्सी बुलाएं, एक निर्धारित जगह हो जहां पर हमारे पास टैक्सी आएंगे और हम उस निर्धारित जगह से टैक्सी ले सकते हैं, और उस ढंग का भी टैक्सी मिलना चाहिए जहां पर स्टैंड में खड़े हैं हम वहां जाकर भी ले सकते हैं, ताकि हमको चॉइस मिले। कंज्यूमर ऑलवेज चॉइस चाहता है। आज ओला उबर रैपिडो वो जो भी चल रहा है प्राइवेट सेक्टर का, वो इसलिए चल पा रहा है क्योंकि कंज्यूमर चाह रहे हैं उस ढंग का सेवा, उनको कन्वीनियंस चाहिए। वो टैक्सी स्टैंड उनको दिख नहीं रहा है, टैक्सी स्टैंड जाते हैं तो टैक्सी ड्राइवर नहीं मिलते हैं, टैक्सी खड़े रहते हैं, मीटर डाउन नहीं करते हैं, कई शिकायत है। किसको शिकायत करें, पुलिस को भी बताएंगे तो पुलिस भी नहीं आता है मदद करने के लिए। तो अभी तो हम लोग एक अज्यूम कर रहे हैं कि भारत टैक्सी के सामने चुनौती आएगी, जरूर आए, लेकिन चुनौती के साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी होगा। एब्सोल्युटली। कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, कई गाड़ियां बिकेंगे, नई गाड़ी, कई यूज्ड कार्स भी यूज होने लगेंगे टैक्सी में। एब्सोल्युटली। कई लोग आएंगे जिनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेंगे, कंज्यूमर्स को चॉइस मिलेगा, कंज्यूमर को कंपटीशन मिलेंगे, कंज्यूमर को कम दर में सेवा मिलेंगे। तो इस पे बहुत सारे एडवांटेजेस भी आएंगे, और हम उम्मीद करते हैं सरकार कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत इसको इसलिए ला रहे हैं क्योंकि वो एक ऐसा सक्सेस स्टोरी बनाना चाहते हैं। हम भी उम्मीद करते हैं सर, हम भी उम्मीद करते हैं, हमारे पास दोनों पक्ष हैं इसके, हम भी उम्मीद करते हैं कि ये पूरा मॉडल सक्सेसफुल हो।
और अंततोगत्वा ग्राहक के फ्रेंडली हो। लेकिन जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए हैं पटेल साहब ने उठाया कि साहब देखिए ये बिजनेस मॉडल तभी सक्सेसफुल होगा अगर बिजनेस आ रहा है, बिजनेस नहीं आ रहा है, डीमोटिवेट हो रहे हैं अगर ओनर्स या को ओनर्स जिनको कहा जा रहा है, ड्राइवर्स या ओनर्स, तो फिर तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। और दूसरा कि ऑनलाइन कैब एग्रीगेटर के आने से कहीं मोनोपोली ना हो जाए ऑफलाइन सर्विसेज जिसका जिक्र सम्राट जी ने किया, वहाँ जो समस्याएं हैं उनको भी ओवरऑल सुनना बड़ा ज़रूरी होगा। तो कुल मिला के एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है हम सबके सामने कि हम आम आदमी की सहूलियत के लिए पूरे कैब एग्रीगेटर सिस्टम को एक बार फिर से रीसेट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का अपने इनपुट्स देने के लिए। सम्राट जी बहुत बहुत धन्यवाद। मलिक पटेल साहब थैंक यू सो मच। प्रोफेसर बिजॉन मिश्रा थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। शो में इतना ही, इजाजत दीजिए, देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।